ओके सो वेलकम एवरीवन। लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, चलो। तो भाई लास्ट क्लास देयर वाज अ नेटवर्क इशू, राइट? सो आई वाज डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू वेर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? So I was able to solve the question. Right? Anyone else who has any sort of doubt here? Then let me know. चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, आप a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर मॉड्यूलस। सो आई हैव रिटन इट ab sin थीटा एंड इधर है a डॉट b, तो इसको लिखा mod b cos थीटा। So from here mod b will get cancelled and you will be left with sin theta upon cos theta is tan theta which is equal to root 3। तो थीटा कितना आ गया स्टूडेंट्स? 60 डिग्री, करेक्ट। सबसे पहले हमने थीटा निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है ये देखो। दिस इज व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड, a प्लस b का मैग्नीट्यूड, करेक्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई हमें कितने अच्छे से मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है कि भाई कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यूज दिस फॉर्मूला, mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस 2 mod a mod b cos थीटा। क्या सबको ये फॉर्मूला याद है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड याद आ रहा है सबको? Yes, sir. बस काम खत्म है। यहाँ पे थीटा की जगह रख दो 60 डिग्री, तो भाई कितना हो जाएगा? जो भी हो जाएगा वही आंसर है। कितना बचा? आई जस्ट राइट इट डाउन, a square plus b square plus 2ab cos 60 is how much? root 3, right? यही होता है ना फॉर्मूला? Sir, 1/2. सॉरी, cos 60 is 1/2, सॉरी। बस होल पावर स्क्वायर रूट को मैं लिख देता हूँ होल पावर 1/2, खत्म कहानी। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? First. ऑप्शन ए। सबको क्लियर है? लास्ट क्लास Yes, आई sir. टोल्ड यू टू वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। sir. पहला तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड बताया था, सबको याद है हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट मेथड ए क्रॉस बी? फ्यूचर Yes, sir. में इसको कभी डिस्कस नहीं करूंगा, Yes, sir. तो आप अभी पूछ लो। ओके, दैट्स ग्रेट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था एन कैप का डायरेक्शन निकालना, क्या ये भी सबको याद है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो हम sir. एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी चेक वेयर इज इट। आई थिंक ये किधर गया? ओके, आई थिंक आगे होगा, इतना पीछे चल जाएगा। So there was a very good question actually, and I'll tell you one related concept with the help of this question. There we go. यहाँ पे तीन वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कोई सॉल्व नहीं करेगा इसे, आई विल सॉल्व इट, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब क्या बोल रहा है? सच दैट a dot b equal to 0 and a dot c equal to 0, then the vector that is parallel to a is what? देखो स्टेटमेंट देख के मुझे भी पता नहीं चलेगा व्हाट इज द आंसर। जो जो स्टेटमेंट उसने लिखा है आई विल कीप ऑन इंटरप्रेटिंग इट एंड फाइनली आई विल रीच टू द कंक्लूजन। तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा भाई, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, बहुत बढ़िया। डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब वेक्टर्स कैसे होते हैं? Dot product of two vectors are zero. This means what? The two vectors are what? Orthogonal vectors. याद रखना, Perpendicular. very important thing, orthogonal vectors। बहुत अच्छे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? This is the conclusion of this first statement. Similarly अब हम आते हैं second statement पे। Second statement है भाई a dot c equal to 0, बहुत बढ़िया। तो a dot c equal to 0 है तो कौन सी बड़ी बात है? a vector is perpendicular to c vector। अब हमारे पास ये दो कंक्लूजन है। अभी इन दोनों को साथ में इंटरप्रेट करते हैं, थोड़ी सी लॉजिक लगाना। ए वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है ना? तो इसने पूछा है, Yes, sir. देन द वेक्टर दैट इज पैरेलल टू ए वेक्टर इज व्हिच वन? जरा सोच के बताओ कौन सा आंसर हो सकता है। चार ऑप्शन से, चारों ऑप्शन को एनालाइज करो। पहले ऑप्शन डी को एनालाइज करेंगे सभी। ऑप्शन डी कहता है ए इज पैरेलल टू बी एंड सी, क्या ये सही है? No, sir. ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्वेश्चन को ही। क्वेश्चन में गिवन है ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, राइट? तो ये तो नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे, ऑप्शन ए। चले आओ ऑप्शन ए पे।
ऑप्शन ए को चेक करते हैं, नहीं ऑप्शन ए को चेक करें या बी को चेक करें, तुम किसको चेक करना चाहते हो? B. बी को चेक करना चाहते हो, ठीक है। सुनो, बी प्लस सी, ध्यान से सुनना, ए जो था बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। अभी लास्ट क्लास के लॉजिक से मुझे सब बताएंगे कि मान लो ये बी वेक्टर है, मान लो ये सी वेक्टर है, तो क्या बी प्लस सी ये होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सकता हूँ, कैन आई draw a conclusion from here that b plus c vector will necessarily lie in the plane of b and c vector itself? सोच के बताना मैंने क्या बोला है। I'll repeat Yes, my sir. words. Can I draw a conclusion that b plus c vector will necessarily lie in the same plane as that of b and c? जल्दी बोलो, yes or no? Yes. Yes, sir. क्या no? Yes. ऑब्वियसली दो वेक्टर का रिजल्टेंट उन्हीं के प्लेन में लाई करेगा ना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट आप जब भी निकाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं दो वेक्टर के प्लेन में होगा, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब b प्लस सी, अच्छा ए वेक्टर तो इन बी और सी के परपेंडिकुलर था ना ए वेक्टर, तो क्या मैं इस सिचुएशन में ए वेक्टर को ऐसे डिनोट कर दूं? देखो मेरी तरफ, यस और नो? Yes, sir. तो ए वेक्टर Yes, sir. A is perpendicular to B and A is perpendicular to C means A is perpendicular to the plane of B and C. तो आप मुझे ये बताओ कि A वेक्टर और B प्लस C में क्या रिलेशन है? ये दोनों परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? Perpendicular. बस, Perpendicular. ये भी गलत है। क्वेश्चन में क्या बोला है? द वेक्टर दैट इज पैरेलल टू A, तो B प्लस C तो नहीं हो सकता है, B प्लस C इज परपेंडिकुलर टू A। क्या तुम एनालाइज कर पा रहे हो चीजों को? ऐसा नहीं Yes, कि sir. समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैंने बोला था वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। चलो अब दो ऑप्शन बचे, तुक्का भी मारोगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। पहले चेक करेंगे सी ऑप्शन को, बी क्रॉस सी। जल्दी बोलो बी क्रॉस सी। मैंने एक रूल बताया था आपको, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, सभी सुनना मेरी बात ध्यान से, कुछ मत देखो इधर सुनो। मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि कभी भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है वो उन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। क्या मैंने ये बोला था? Yes, sir. Always Yes, sir. A vector and B vector, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये कि जब तुम B क्रॉस C निकालोगे तो जो आएगा वेक्टर वो B और C के परपेंडिकुलर होगा, यस? Yes, sir. Yes, sir. ये भी तो B और C के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? A Yes. परपेंडिकुलर टू B and C, Yes, sir. और ये B क्रॉस C जो है वो भी परपेंडिकुलर है B और C के। तो क्या A और B क्रॉस C पैरेलल हो गए? क्योंकि दो, Yes, sir. समझ में आ रहा है लॉजिक? Yes, sir. बात हो गई A is greater than B and B is greater than C, तो A is greater than C। क्या लॉजिक समझ में आया? शुड आई रिपीट इट? टेल मी, कम ऑन, एनीवन, किसी को भी डाउट है टेल मी, आई विल रिपीट इट। एनीवन? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? Sir, I understood. Sir, I understood. ओके, रेस्ट बाकी लोग? Yes, sir. Sir, understood. ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब ए ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? ठीक है, अभी ये तो हमने लॉजिकली सॉल्व कर लिया। अगर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, देखना ध्यान से देखना, एक रूल बताता हूँ आपको। ए क्रॉस, अरे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, VTP। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स नीट में कोई काम का नहीं है, मैं जेई का बैच रहता है तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ इसे, बट मैं बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, रिवीजन के टाइम इसको मत देखना तुम लोग, ठीक है? जीके के लिए बता रहा हूँ, ओके? ये इसको हम बोलते हैं देखो दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब दो वेक्टर के प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली मैथ्स में तीन वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करने के तरीके प्रोवाइड किए गए। दो तरीका वहां भी होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं देखना ध्यान से।
दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा मुझे अभी तुम बताओगे यहाँ पे कि a डॉट सी कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो a डॉट सी कितना है, 0. 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और a डॉट बी भी कितना है, 0, तो 0। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक तरीका है, बट आई वुड टेल यू कि आप इसमें मत जाओ, आप मैं मिटा ही देता हूँ, फालतू का इसको नोट्स में इंक्लूड मत करो, जस्ट अ जनरल नॉलेज के लिए था। बट हम इस मेथड से सीख गए ना, नॉर्मल मेथड से, बस नॉर्मल मेथड काफी है, नीट और एम्स कोई भी एग्जाम, इनफैक्ट जेई में भी इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, बट वो कहते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ानी होती है जेई में, तो ऐसी चीजें हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम आएंगे यहाँ पे कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर। मैंने टॉपिक में 3 वेक्टर क्यों लिखा है, 2 वेक्टर क्यों नहीं लिखा है? हु विल आंसर मी व्हाई आई हैव नॉट टेकन द टॉपिक ऑफ कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स? कम ऑन टेल मी। Because दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में ही होंगे। एग्जैक्टली लास्ट क्लास में शायद मैंने ये बोला था, आज मैं इसको नोट बना के लिख दे रहा हूँ। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, राइट? उस दिन तो करंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, आई कुडंट शो यू, बट अगर किसी को इस चीज में कंफ्यूजन है तो राइट नाउ आई कैन शो यू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। आप देखो ये 2 वेक्टर है मेरे पास, 2 वेक्टर कैसे भी जोड़ लो, मान लो तुमने ऐसे जोड़ा, बोला सर प्लेन कहाँ है, ये देखो ये एक पेज है ना, पेज इज अ प्लेन राइट, तो मैं एक पेज ऐसे रख दूंगा, क्या दोनों ही पेन मेरे इस पेज पे आ चुके हैं? यस, Yes, sir. that this page is the plane in which both the vectors are lying। अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों अरेंज किया, ऐसे अरेंज करके दिखाओ, ऐसे एक वेक्टर तुम्हारी तरफ और एक वेक्टर ऊपर, तो फिर मैं इस पेज को ऐसे रख दूंगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तुम कैसे भी रख लो 2 वेक्टर को, तुम बोलोगे मैं रखूंगा, कैसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा मैं, चलो अब बताओ कौन सा प्लेन है, एक वेक्टर मेरी तरफ एक लेफ्ट, तो मैं इस पेज को ऐसे रख दूंगा ऊपर, समझ में आ रहा है? ऐसे आ गया ना प्लेन में, 2 Yes. वेक्टर हमेशा कोप्लेनर ही होंगे, that is why I have taken the condition of coplanarity of 3 vectors। now this is extremely important guys, ध्यान से समझना है इसको। मान लो हमारे पास 3 वेक्टर हैं, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। अभी मान लो a डॉट b 0 आया, ठीक है? अच्छा अगर मैं कुछ ऐसा काम करूं, यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको, a क्रॉस b निकाल लिया मैंने, ठीक है? और इसको, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, आप मानते हो ना a क्रॉस b का रिजल्ट जो भी आता है वो a और b दोनों के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट? यस होगा ना परपेंडिकुलर, क्योंकि कभी भी आप 2 वेक्टर निकालते हो तो रिजल्ट जो भी आएगा वो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा अगर मैं इसमें c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूं, डॉट प्रोडक्ट प्लीज नोट, तो आप सोचना क्या होगा, जरा सोचना। और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 बोलूं, ध्यान से समझेंगे तब सभी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत कम स्टूडेंट्स को समझ में आता है, ये रट जाते हैं सीधा, बट हम रटेंगे नहीं कुछ, समझना। पहले मैंने क्या बोला, पहले a क्रॉस b लिया और उसको c के साथ डॉट प्रोडक्ट किया। अभी आप सोचो a क्रॉस b जो भी होगा वो a और b के कैसे होगा, परपेंडिकुलर, और उसको जब तुमने c के साथ डॉट लिया तो उसका रिजल्ट 0 आ रहा है, यही ना? यस Yes, sir. Yes, sir. तुम ये बताओ कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों क्या होते हैं, Perpendicular. Perpendicular. तुम क्या करो ना, इस a प्लस बी को भूल जाओ, इसको नया नाम दे दो z वेक्टर, तो एक्चुअली में ये लिखा है z डॉट c इक्वल टू 0, करेक्ट? Yes, yes, sir. z वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, यस? Yes, sir. अच्छा z वेक्टर एक्चुअली में क्या था स्टूडेंट्स, a क्रॉस b था, तो क्या मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर? Yes, sir. अभी सोचो तो इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा मुझे, इसका क्या मतलब है? सोचो
A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू C का मतलब क्या है? समझो समझो, इधर समझो, बहुत लॉजिकल चीज बताओ। इधर देखो सब, ये है A क्रॉस B। अच्छा, ये A और ये B। तो जल्दी से बताओ, ब्लू कलर वाले को A मान लो, इसको B। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन देखो, राइट हैंड थंब रूल किधर है? थंब किधर पॉइंट कर रहा है? टेल मी। A क्रॉस B, thumb is pointing towards U. me, thumb is pointing towards me, मतलब this is the direction of A cross B। अब इसमें क्या लिखा है? It is perpendicular to C, मतलब C किधर होगा? सोच के बताओ। ये A क्रॉस B का डायरेक्शन मेरी तरफ है और ये डायरेक्शन C वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो C वेक्टर किधर होगा? AB प्लेन में। एग्जैक्टली, C वेक्टर किसके प्लेन में होगा? AB के। फिर से सुनो, जिनको समझ में नहीं आया ध्यान से सुनना। ये दो A वेक्टर B वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है मेरी तरफ, एंड क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लिखा है कि दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू C। तो आप जानते हो ना, आपको ये तो पता है कि A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वो A और B के कैसे होता है? परपेंडिकुलर, करेक्ट? Yes sir. A cross B is always perpendicular to A and B, और यहाँ पे लिखा है the direction of A cross B is also perpendicular to C। इसका क्या मतलब हुआ? क्या A, B और C तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? सोच के बताओ, तभी सोच के बताएंगे। Yes sir. चमका, सबको समझ में Yes, sir. सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, अदरवाइज आई रिपीट। Everyone, I want answer from everyone. Swati, Pankuri, Jhalak, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Ayushi, Visita, Yes sir. Anmol। Yes sir. एकदम पक्का होना चाहिए, ये नहीं कि सर सब यस बोल रहे हैं तो मैंने भी यस बोल दिया। अगर तुम्हें नहीं समझना है, यू से इट नो, मैं फिर समझा दूंगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है सिलेबस खत्म करने की। डोंट वरी अबाउट द सिलेबस। डज दिस प्रूव दैट ए बी एंड सी आर कोप्लेनर? Yes sir. मतलब ये कंडीशन मैंने बॉक्स में लिखा है, ये क्या है? कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। व्हाट इज इट? कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ Vectors. एग्जैक्टली, कंसीडर कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर। मैं एक एग्जांपल से आपको और क्लियर करता हूं इसको। आप ये देखो, पहला वेक्टर है ए वेक्टर इज 2i कैप, बी वेक्टर इज 2j कैप, सी वेक्टर इज 4i कैप। ठीक है, तो मेरा कंडीशन क्या होता है भाई? ए क्रॉस बी डॉट सी। अगर ये चीज कभी भी जीरो हो गया तो आई विल सिंपली से दैट द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी बताओ जल्दी कितना होगा? 2i क्रॉस 2j, 2 into 2 4, i क्रॉस j कितना होता है? Okay. K. डॉट लेना है किससे? 4i से। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? 16, k डॉट i कितना होगा? 0. K. k डॉट i कितना होगा? 0। तो क्या 0 आ गया इसका प्रोडक्ट? Yes, sir. मतलब Yes sir. है, मतलब ये कोप्लेनर है। अभी भूल जाओ इसको, लॉजिकली सोचो। 2i कैप मतलब along x axis 2 units, 2j कैप मतलब along y axis, फिर से 4i कैप मतलब along x axis। तो क्या ये तीनों ही वेक्टर xy प्लेन में लाई कर रहे हैं? Yes sir. Yes sir. अभी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली कोई रूल की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आंखों से दिखते हैं कि भाई सब xy प्लेन में है तो कोप्लेनर है, बट ऐसे तो आएंगे नहीं। अगर कॉम्प्लिकेटेड आए, a वेक्टर इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 2k, सिमिलरली b वेक्टर इक्वल टू i माइनस j प्लस k, वहां पे तुम्हें डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखेगा। देयर यू विल हैव टू अप्लाई दिस मेथड। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? Yes sir. याद रखना। चलो, हमने टू वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी समझ ली, वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। थ्री वेक्टर्स भी पूछ दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर वेक्टर कभी नहीं पूछे। फोर वेक्टर होता है तो हम दो को एक बना देते हैं, उस बाद फिर से तीन बन जाता है, इसीलिए नहीं पूछे। चलो, अब आते हैं हम मैथमेटिकल टूल्स पे, फटाफट इसको करते हैं। बहुत लोग जानते होंगे, आई अंडरस्टैंड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्लोप।
मैं बस उतना बताऊंगा, ध्यान रखना, मेरी एक बात सुन लो यहाँ पे सभी। I'll just tell you चीजें बताता हूँ तुम्हें जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जब मैं स्लोप की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, लेट अस से दैट वी हैव टू एक्सिस लाइक दिस, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। तो भाई यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, लेट अस से दिस इज द स्ट्रेट लाइन, देयर वी गो, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर इस लाइन की स्लोप मुझसे पूछी जाए तो हमेशा याद रखना स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx। अभी आप सुनो, मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। थीटा हमेशा कैसे मेजर करना है स्टूडेंट्स, कहां से मेजर करना है, पॉजिटिव X axis. एक्स एक्सिस से, और किस सेंस में मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखना। थीटा, दो कंडीशंस है, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कभी भी आपको क्लॉकवाइज नहीं लेना है। जैसे ही आपका थीटा निकल जाए आप tan थीटा लिख दो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है मेरी बात। अभी अगर मैं यहाँ पे तुम्हें सिंपल सिंपल सी चीजें पूछूं तो कोई गलत मत करना, जस्ट टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन। ओके, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, so there we go, we have one straight line as this, another straight line as this, so this angle is 45 degree, this angle is also 45 degree, this is straight line 1, this is straight line 2। तो कैन यू, स्लोप का सिंबल होता है m, स्मॉल m से आप डिनोट कर सकते हो। स्लोप ऑफ लाइन 1 बताएंगे मुझे सभी, स्लोप ऑफ लाइन 1 कितना है भाई, कम ऑन टेल मी। dy by dx equals to 1. dy by dx equal to 1, एब्सोल्युटली। tan 45 लाइन 1 का कितना, tan थीटा होता है। क्या ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है, यस। क्या एंटी क्लॉकवाइज है, यस। सीधा tan थीटा इज tan 45 इज 1। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन 2 भी कितना है, 1। स्लोप ऑफ लाइन 2 भी कितना है, कितना है, 1 1 है, गलत हो गया। -1 सर वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है. हाँ, -1। मैंने क्या बोला था कि ये एंगल, तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें बताया, एंगल शुड ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है, इन एंटी क्लॉकवाइज। सही बोला उसने, ये क्लॉकवाइज एंगल है, ध्यान से देखो। क्लॉकवाइज एंगल हैज नो मीनिंग फॉर स्लोप, राइट। तुम्हें ये एंगल चाहिए, ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 माइनस 45, दैट इज 135 डिग्री। और tan 135 इज योर करेक्ट आंसर। tan 135 होता है -1, tan 135 डिग्री इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? yes sir अगर मैं एक ऐसा लाइन ले लूं, इसी सिचुएशन में मैंने ऐसा सिचुएशन ले लिया, this is my line, a line that is parallel to the horizontal axis, what is the slope of this line? so 0 0, absolutely, क्योंकि ये कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस से, 0 डिग्री है। 0 degree how much students, 0, है ना। अच्छा, अगर मैं एक ऐसा वर्टिकल लाइन ले लूं, वर्टिकल लाइन, तो भाई इसका स्लोप कितना होगा, not defined नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट मत बोलो, नॉट डिफाइंड बोलो। क्यों? क्योंकि ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, 90 degree. 90 degree राइट। tan 90 इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी आप बोल सकते हो इन कॉमन वर्ड्स, ठीक है। समझ में आ गया ये बात? yes sir अब मैं स्लोप पढ़ा रहा हूँ, स्लोप क्यों पढ़ा रहा हूँ, स्लोप मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बता सकूं, जो कि हमारा यूज आएगा किसी किसी चैप्टर्स में, स्पेशली इन क्लास 12th चैप्टर्स, ठीक है। चलो अभी समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा चीज है, इतना ही बताऊंगा जितना तुम्हारे काम का है। अदरवाइज तो मैथमेटिक्स में पूरा एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक साल बीत जाता है मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने में, डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। तो जैसे देखो हमारे पास एक ग्राफ है स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ओके, दिस इज माय ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम कॉमन लैंग्वेज में इस पॉइंट को मैक्सिमा बोलोगे? यस,
Yes, sir. आपने मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे अटेन Yes, करना है sir. मैक्सिमा बोलते हैं, और क्या कॉमन लैंग्वेज में इसको मिनिमा बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी बात है भाई, Yes. कॉमन लैंग्वेज में जो बोलोगे वही फिजिक्स में भी बोलना है। बट जरा फिजिक्स के तरीके से सोच के देखते हैं, क्या इस पॉइंट पे तुम ध्यान से सोचो, टेंजेंट टेंजेंट बनाते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से टेंजेंट, क्या यहाँ पे टेंजेंट ऐसा होगा? Yes, sir. अभी देखते जाना, टेंजेंट यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्या अभी ये टेंजेंट है? अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट 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 टेंजेंट, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कर्व को टच करके निकल जाए, उसको कट नहीं करना है, अगर वो कट करेगा तो वो कॉर्ड बन जाएगा, करेक्ट? सर्कल का कॉर्ड सुना है ना कभी, ऐसे सर्कल Yes, sir. है ना, बहुत चीजें होती है। तो आप देखो कि ये टेंजेंट है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे मिनिमा पे टेंजेंट बनाऊं तो क्या ये टेंजेंट होगा? Yes, sir. इन दोनों ही पॉइंट्स, इन दोनों ही टेंजेंट्स का स्लोप कितना है स्टूडेंट्स? 0. जीरो। तो आप मुझे ये बताओ, अदर देन दिस पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, मतलब अदर देन दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स, is there any other point on the graph where the slope of the tangent comes out to be 0? कोई No, sir. point है? No, sir. पक्का नो? अभी और थोड़ा सा पीएचडी करते हैं, इधर देखो, यहाँ देखो, अभी यहाँ पे टेंजेंट क्या ये है? यस और नो? Yes, sir. थीटा एंगल है, थीटा इज एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल? Acute. tan थीटा पे जब भी थीटा एक्यूट होता है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? Positive. Positive. अभी देखो, अब टेंजेंट क्या हो रहा है, थोड़ी दूर आगे देखो, टेंजेंट एंगल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? पहले से तुम देखते Increase. एंगल क्या हो रहा है? Increase. ध्यान से सुनेंगे सभी, ये बहुत ज्यादा यूज आएगा काइनेमेटिक्स में, बहुत आपको पता है ग्राफ के क्वेश्चन बड़े पड़े होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वैसे क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझते हो। फिर से सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना, टेंजेंट बनाता जा रहा हूं, देखते जाओ, रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें फ्रेश पेज में बताता हूँ। इधर देखो सर, ये रहा सिचुएशन, लेट अस से लाइक दिस। भाई अगर यहाँ पे मुझसे टेंजेंट पूछा जाए तो दिस इज द टेंजेंट, यहाँ पे पूछोगे तो ये चलो बना ही देते हैं कलर्स से, दिस इज द टेंजेंट हियर, हियर इज द टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। आप मुझे ये बताओ कि हर टेंजेंट का एंगल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही तो लेते हैं ना, थीटा डैश, थीटा डबल डैश, थीटा डबल डबल डैश, और यहाँ तो कितना हो गया थीटा 0। तो मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे आप ऐसा जा रहे हो तो थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज? Decrease. 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 बट स्टिल इट इज एन एक्यूट एंगल, करेक्ट? Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इज एक्यूट, थीटा इज डिक्रीजिंग, so tan theta is decreasing, so slope is decreasing, yes or no? Yes, sir. और यहाँ पे स्लोप कितना है? 0। अभी तुम बस इस चीज को ना ध्यान से समझो, कैसे स्लोप इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। मैं बताऊं ना, पूरे ग्राफ के क्वेश्चन आधे घंटे में निपट जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन उठा लो कहीं से भी, जेई एडवांस का ही क्यों ना हो, तुरंत बना दोगे तुम। अगर बच्चे नहीं बना पाते ना, रीजन बस यही है, क्योंकि उन्हें स्लोप का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता है, समझ ही नहीं पाते। क्योंकि आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? Acceleration. Acceleration. समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये चीज सबको समझ में आई? Yes, sir. चलो और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, एग्जैक्ट उल्टा ग्राफ है, सोच रहे हो आप, मिरर इमेज है पिछले ग्राफ का। देखो पिछला ग्राफ ऐसा था, अब मैंने ऐसा बनाया है ना, ये मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन, यस और नो? सोचो, Yes. लाइन पे Yes, sir. तो मिरर के अपोजिट एंड्स ऐसे ही दिखेंगे। चलो अब मुझे फिर से टेंजेंट देखो ध्यान से, पहला टेंजेंट ये, पहले तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑलमोस्ट 0, और 0. 0. धीरे धीरे देखो टेंजेंट कैसा होता है। तो मैं अगर इसे बनाऊं
तो कुछ ऐसा होगा, अभी ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो फिर से देखो भाई एंगल, थीटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज स्टूडेंट्स? Increase. बट क्या ये एक्यूट एंगल अभी भी है? एक्यूट है ना? Yes, sir. 90 से Yes, sir. Yes, sir. सही। और देखो अब क्या लिखूं मैं, तो भाई tan थीटा क्या हो रहा है? Increase. Increase. स्लोप इज एक्चुअली Increase. Increase. सोचो यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट कितना है? Zero. अभी यहाँ पे स्लोप थोड़ा दूर बाद और एकदम वर्टिकल हो जाएगा, स्लोप विल ऑलमोस्ट बी इनफाइनाइट, राइट, नॉट डिफाइंड, करेक्ट? Yes, sir. ऐसे कर्व्स का स्लोप इंक्रीज होता है, करेक्ट है मेरी बात? ये दोनों ही केस सेपरेटली समझ गए तुम? Yes, sir. अब मैं दोनों ही केसेस को करूंगा कंबाइन, दोनों ही केसेस को मैंने यहाँ पे किया है कंबाइन, ध्यान से देखो। इस पॉइंट के पहले, पॉइंट नंबर 1 के लेफ्ट साइड में, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट रीजन ऑफ पॉइंट नंबर 1, ठीक है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? कम ऑन टेल मी। Decrease. Increase. Increase. Sorry. गलत, सुनो तो, इस पॉइंट तक स्लोप इंक्रीज हो रहा है, सोच के देखो, देखो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? यहां तक Yes, sir. थीटा इंक्रीज हुआ। अब इस पॉइंट के बाद देखो स्लोप क्या हो रहा है, Decrease. समझ पा रहे हो चीजों को? Yes, sir. इस पॉइंट के पहले स्लोप इंक्रीज हो रहा था, इस पॉइंट के राइट साइड में स्लोप डिक्रीज हो रहा है। कितने लोगों को ये समझ में आया? टेल मी। Yes, sir. आ गया. Agya, sir. Agya, sir. बहुत अच्छे, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं POI, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? Point of inflection. जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत ज्यादा यूजफुल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक से। तो उस वक्त मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ आता है, एम्स में 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उस वक्त ये मत बोलना कि सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके पहले और जिसके बाद स्लोप का नेचर चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए स्लोप का? Nature. नेचर चेंज होना मतलब पहले पॉजिटिव तो बाद में, मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है तो बाद में, Decrease. या फिर पहले डिक्रीज हो रहा है तो बाद में। Increase. समझ पा रहे हो बातों को? Yes, sir. उस हिसाब से क्या यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा? सोच के बताओ। यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप का नेचर चेंज हुआ। Yes, sir. Yes, sir. चेक करते हैं। यहाँ पे स्लोप कितना है? 0। अभी तुम नीचे जा रहे हो, देखते जाओ स्लोप को। स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज स्टूडेंट्स? थीटा देखो, थीटा Increase. तुम मुझे बस बताओ Increase. हो रहा है कि डिक्रीज? थीटा, आई एम आस्किंग थीटा। ठीक से देखो, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, थोड़ा सा लेफ्ट गए तो थीटा इतना, और थोड़ा सा नीचे गए तो थीटा इतना, और थोड़ा सा नीचे गए तो थीटा इतना। थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? Decrease. Decrease. इंक्रीज क्यों बोले? थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। किस पॉइंट तक? पॉइंट 3 बोलता हूँ। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉइंट Yes, sir. थीटा इज, ये बात तो समझ में आ रही है ना? थीटा देखो तो आप, ये थीटा अभी अभी देखो इतना बड़ा थीटा है, फिर थोड़ा नीचे जाओगे टेंजेंट ऐसा होगा, तो थीटा कम हुआ ना? यस और नो? थीटा हो Yes, रहा है? sir. Yes, sir. Tell me theta is acute or obtuse this time? Obtuse. Obtuse. अब लेकिन थीटा भाई ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और हमें मालूम है कि tan थीटा में जब भी थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? Negative. 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 बहुत बढ़िया। Negative. इसका मतलब tan थीटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सोचो। Increase. थीटा हो रहा है कम,
बट इट्स अ, चलो एग्जांपल ले लो। अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। पहले थीटा था 0 डिग्री, करेक्ट। थोड़ी देर बाद थीटा हो गया 135 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, यस और नो। Yes, sir. तो जब थीटा एक 0 डिग्री था तो tan 0 कितना था स्टूडेंट्स, 0, मतलब स्लोप वाज 0। अब जब थीटा 135 हो गया तो tan 135 कितना हुआ, -1. 0 -1 से बड़ा होता है, यस और नो। Yes, sir. देन -1, इसका मतलब अब सब फाइनली कंक्लूजन सुनेंगे। एज वी गो फ्रॉम पॉइंट 1 to 3, मतलब 1 से लेके 3 तक जब हम जाते हैं तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, Decrease. इंक्रीज या डिक्रीज, एवरीवन विल आंसर मी। Sir, decrease. Decrease. पक्का समझ में आया। कभी भी Yes, sir. कंफ्यूजन अपने मन से मान लो, 0 डिग्री मान लो, 135 डिग्री मान लो, तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि भाई स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो तुमने बोला था सर ये भी पॉइंट 3 इज आल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका मतलब पॉइंट 3 के बाद स्लोप क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉइंट 3 के बाद, Increase. Increase. चेक करते हैं इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट 3 पे थीटा इज दिस मच और पॉइंट 2 पे थीटा इज हाउ मच स्टूडेंट्स, 0 degree. तो थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज एज यू गो फ्रॉम 3 to 2, Decrease. Increase. as you go from 3 to 2 theta is increasing or decreasing, come on tell me। देख लो यहाँ पे अभी थीटा ये है और जब 2 पे आ जाओगे तो थीटा 0 हो जाएगा, तो थीटा इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, करेक्ट। Yes, sir. बट थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पॉइंट 2 पे, तो हमारे पास पॉइंट 2 पे स्लोप कितना है स्टूडेंट्स, 0। अच्छा पॉइंट 3 पे कुछ तो एंगल होगा, इस टेंजेंट की कुछ तो एंगल होगी, ऑब्ट्यूज एंगल होगी ना, मैं Yes, sir. 135 मान लेता हूँ। So tan 135 is -1. -1, मतलब पॉइंट 3 पे स्लोप कितना आ गया, ऑलमोस्ट -1। जैसे जैसे आप 3 से 2 की तरफ जा रहे हो स्लोप -1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, Increasing. Increasing. दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, करेक्ट। क्या इसने डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया। Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ी मैथमेटिक्स की चीजें हैं इसलिए नीट वाले बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो नाउ यू टेल मी ऑनेस्टली, कितने लोगों को ये स्लोप का खेल समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होने वाली है काइनेमेटिक्स। कितने लोगों को स्लोप का गेम समझ में आ गया, द गेम ऑफ स्लोप, Yes, sir. Sir, Understood. आ गया. Yes, sir. अच्छे से Yes, sir. बाकी Yes, sir. Yes, sir. अनमोल Yes, sir. का अगर नहीं आया, Yes, sir. थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि इस लेक्चर को तुम फिर से देख लेना, इस 15 मिनट को, ठीक है, यूट्यूब पे, बिकॉज ये समझ में आ गया तो बिलीव मी काइनेमेटिक्स में बहुत मजा आने वाला है। सब कुछ स्लोप का खेल है, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ Yes. रहा है तो आई वुड रिकमेंड यू, आई वुड सजेस्ट यू कि आप 15 मिनट इस बीच के टाइम को यूट्यूब पे फॉरवर्ड करके 15 मिनट्स जरूर देख लेना एंड ट्राई टू एनालाइज इट योरसेल्फ कि कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या नहीं है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चलता है, जो मैं बताना चाहता था वो था मैक्सिमा एंड मिनिमा, उस पर तो अभी तक हमने बात ही नहीं की है, अभी तक हमने बस स्लोप को डिस्कस किया है। तो अब मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि भाई वो मैक्सिमा का जो पॉइंट और मिनिमा का पॉइंट पे स्लोप हमेशा 0 होगा, इजंट इट। क्या मैक्सिमा और मिनिमा Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल होगा, हमेशा सोच के बताओ। Yes. Yes, sir. तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रिटिकल। Critical point. अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स को हम निकालते कैसे हैं, हर वक्त ग्राफ नहीं दिया होगा, तुम्हें एक इक्वेशन दी जाएगी, कोई सा भी इक्वेशन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो तुम्हें इस इक्वेशन से क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना है तो तुम चुपचाप से dy by dx निकाल लो। dy by dx का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, स्लोप।
और तुम्हें पता है ना कि मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे ही पॉइंट पे होंगे जहां पे स्लोप क्या हो, 0. तो क्या हो, 0. 0 हो। तो तुम dy/dx को निकाल के 0 के इक्वल करोगे। जैसे ही तुम इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ पे x के वैल्यूज आएंगे। हो सकता है 1 वैल्यू आए, हो सकता है 2 वैल्यू आए, हो सकता है 3 वैल्यू आए, लेकिन आएंगे जरूर वैल्यूज। करेक्ट है मेरी बात? Yes. वैल्यूज को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? Critical point. अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आइदर मैक्सिमा और मिनिमा अकर करेगा। बट अभी तक हमें इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए 2,3, तो हमें ये अभी तक नहीं पता चला है कि 2 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, 3 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा। इस चीज को पता, अभी तक बस इतना पता है कि 2 या 3 इन्हीं दोनों पे मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही होंगे। करेक्ट? बट अब ये पता करना है हमें कि 2 पे क्या होगा एक्चुअली, मैक्सिमा या मिनिमा। तो वो पता करने के लिए हम जाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब d2y/dx²। घबराओ मत, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, उसी को ऐसे लिखते हैं। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. निकाल लिया। अब इसमें इसको निकालने के बाद तुम सबसे पहले 2 के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है? 2 क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है? तो भाई अभी मैं 2, 3 नहीं लिखता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ a, b। वेरिएबल्स के टर्म में डील कर रहे हैं ना, a, b। तो अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, ये जो तुमने कैलकुलेट किया इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। a की वैल्यू क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे। मान लो ये जो भी आया, मान लो ये तो एक नंबर आएगा ना डेफिनेटली, क्योंकि तुमने x की जगह तो a सब्स्टिट्यूट किया है। a एंड b आर ऑफ कोर्स नंबर्स, राइट? Yes, sir. तो Yes, sir. will be definitely getting a finally a number। अब 3 पॉसिबिलिटी है, वो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या वो नंबर नेगेटिव होगा। अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो पॉइंट ए इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ ए पॉइंट पुट करने के बाद, तो पॉइंट बी विल बी मिनिमा। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना है। एक सिस्टम है, एकदम एक प्रोसेस की तरह चलेंगे। सबसे पहले हमें दिया जाएगा एक इक्वेशन, हमसे पूछा जाएगा कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे अकर करता है, ये बताओ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ये पता है भाई जहां भी मैक्सिमा मिनिमा हो, एक बात तो फिक्स है कि उस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा। तो हमने dy/dx निकाला, इक्वल टू 0 कर दिया। तो वहां से मोस्टली 2 वैल्यूज आएंगे x के, 3 भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे लिए 2 ही होंगे मैक्सिमम। उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। यही वो पॉइंट है जहां पे आइदर मैक्सिमा और मिनिमा होंगे। बट अभी हमें ये पता नहीं है कि a इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे उस चीज को पता करने के लिए, जिसे हम स्टेप 2 बोलते हैं। तो हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया d2y/dx²। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जहां जहां x है तो x की वैल्यू डालो पहले a डाला। अगर वो वैल्यू एक नेगेटिव क्वांटिटी आई तो a इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर वो पॉइंट पॉजिटिव आया तो a इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिमिलरली हम b के साथ भी चेक करेंगे, b को डालेंगे इस इक्वेशन में a की जगह b। अगर वो पॉइंट नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, अगर वो पॉइंट पॉजिटिव आया तो Minima. 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 में आ चुका है पूरा खेल, पूरा फंडा है, कंप्लीट पीएचडी। मैक्सिमा मिनिमा तुम्हारे लिए इससे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। जल्दी बोलो, कितने लोग समझ गए? Yes, Yes, sir. Yes, sir. स्टेप्स याद रहेंगे सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, तो मैं इसका एग्जांपल अभी करा नहीं रहा हूँ, तुम्हें मिल जाएगा बुक्स में, मॉड्यूल्स में, जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ पे इस चीज का यूज आएगा, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, डोंट वरी। अब सवाल है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। भाई बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाएगा। 10 फॉर्मूले मैं गिन के दूंगा, उन 10 फॉर्मूले को याद रखना। तुम्हारे बुक्स में एक कंप्लीट टेबल मिलेगा, बहुत बड़ा सा टेबल, जिसमें 30-40 फॉर्मूले होंगे डिफरेंशिएशन के, 30-40 इंटीग्रेशन के। नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। मैं 10 दूंगा, उन 10 के बाहर कभी नहीं आएगा। जस्ट रिमेंबर देम, ओके? एंड मेनी ऑफ आउट ऑफ दैट यू माइट ऑलरेडी बी रिमेंबरिंग।
तो भाई डिफरेंशिएशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस आई विल नॉट टीच यू, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आई विल नॉट टीच यू। अगर जेई क्लास होता तो 1 घंटे पढ़ाता, बट हियर आई विल नॉट टीच यू। रीजन सिंपल है, तुम्हें बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, पीएचडी नहीं करना है, ठीक है? इज दैट Yes, Yes, sir. yes, sir. वर्क पावर एनर्जी? व्हेन आई टीच यू हाउ टू कैलकुलेट वर्क, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। एवरी ईयर वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट। उस वक्त मैं तुम्हें इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊंगा, ठीक है? चलो, तो डिफरेंशिएशन के सिंपल फॉर्मूलेस फटाफट लिख लेंगे हम लोग। आई वांट यू टू जस्ट रिमेंबर 7 to 8 फॉर्मूलाज, तुम उतना ही याद रखना, उससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है फिजिक्स में। d by dx of x power n, which is an exponential function, सभी को मालूम है ना? Come on, tell me what is it? nx n minus And next, बहुत बढ़िया, सिंपल एग्जांपल फटाफट करेंगे एकदम, सभी बताएंगे मुझे। d by dx of 2x cube plus 3x square plus x minus 1, come on tell me, कितना लिखूं मैं? फटाफट बोलो। 6x square 6 square plus 6x बहुत अच्छे। minus x माइनस x प्लस x, minus x की पावर -2। एक मिनट, इंटीग्रेशन नहीं करना है। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा स्टूडेंट्स? भाई सिंपल, x के पावर 1 है ना? यस और नो? It's minus तो जैसे तुमने इन दोनों को किया वैसे ही करो ना इसको। x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? याद है? याद है? 1. ये भगवान, so 1 कौन बोला? कोई नहीं बोला, बहुत अच्छे। चलो देखो, यहाँ देखो n की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? पहले पावर को कोफिशिएंट बना दो, तो मैंने 1 को आगे ले आया। अब क्या कहता है? x को ऐसे ही लिख दो, पावर क्या होगा? n minus 1, बट n कितना है? 1, तो 1 minus 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 into 1 is 1, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1. x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा ना? यस और नो? ये इधर देखो 1 minus 1 is 0, x power 0 is 1, and finally 1 into 1 is 1. Is that clear to everyone? yes sir. अरे यार तुम लोग 12th पास हो ना, ऐसी बातें मत किया करो, x का डिफरेंशिएशन नहीं बोल पा रहे हो? हाँ, come on, everyone got it? Yes, sir. Yes sir. What will be differentiation of this term? Minus 1? 0 0, exactly. Differentiation of any constant is always 0, correct? 0. चलो एक बार और मैं पूछूंगा, because you did it wrong, otherwise I would have not asked you again. Anyways, quickly tell me. 3x square minus 2x plus x plus 3. Tell me quickly, what is the correct answer to this one? 6x 6 minus x plus 1. Minus 2. 6x Plus- के बाद -2 Minus 2. ठीक, next, +1 Plus 1. next, +0 बहुत अच्छा, क्लियर है सबको? डिफरेंशिएशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी कोई नहीं फंसेंगे, करेक्ट? चलो Yes. फटाफट इधर आओ, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। d by dx of sin x कितना होता है स्टूडेंट्स? cos x d by dx of cos x कितना होता है? minus sin x माइनस sin x, बहुत बढ़िया। d by dx of tan x कितना होता है? sec square x ठीक है, sec square x। ओके, अब सुनो, कभी कभी हमारे पास ऐसा सिचुएशन होगा जब दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में होंगे और उनका डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट रूल। तो भाई u डॉट v, मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। तो ऐसे सिचुएशन में पहले वाले क्वांटिटी को लीव इट एज इट इज, डिफरेंशिएट द अदर क्वांटिटी, प्लस लीव द अदर क्वांटिटी एज इट इज, डिफरेंशिएट द फर्स्ट क्वांटिटी। क्या बात समझ में आई? u dv by dx plus v du by dx, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. एक एग्जांपल से क्लियर होगा। इधर देखो, d by dx हमें निकालना है x स्क्वायर इंटू साइन x। अभी ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात समझना।
ये x square is an exponential function students, right? And sin x is a trigonometric function. तो हम इन दोनों को कभी कंबाइन तो नहीं करके एक तो नहीं बना सकते, अलग है अलग ही रहेंगे, है ना? एक इंसान है तो दूसरा जानवर है, अलग अलग ही है ना, राइट? दोनों अलग ब्रीड्स हैं ये. sin x is trigonometric function and x square is कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन. सॉरी, मैं तभी से एक्सपोनेंशियल बोल रहा था क्या? I'm sorry, exponential function is this. This is called polynomial function, right? X power n. तो भाई ऐसे सिचुएशन में हमें एक को u मानना पड़ता है, दूसरे को v. तो सबसे पहले u को ऐसे ही छोड़ दो as it is इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. And dv by dx कितना होगा? d by dx of sin x will be how much? Cos x. Cos x. बीच में प्लस लिखा. अब v को as it is छोड़ दो. v क्या था हमारा? sin. अब डिफरेंशिएट करो u को. u x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x. 2x. फाइनल आंसर x स्क्वायर cos x प्लस 2x into sin x. क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये मेथड क्लियर है सबको? Yes. ग्रेट. So this is what we call product rule. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको याद रखना स्टूडेंट, बहुत हैंडी होगा ये, बहुत जगह यूज होगा. प्रोडक्ट रूल. फालतू के रूल्स मैं नहीं कराऊंगा, है तो हजारों रूल है डिफरेंशिएशन में, बट बस वही कर रहा हूँ जो तुम्हारे काम का है. और 2-3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, सिंपल सिंपल फॉर्मूले, फटाफट देख लेते हैं. d by dx of e to the power x. Now this is an exponential function students. दिमाग में बिठा लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो वही आता है, मतलब e to the power x ही आएगा. क्या बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. या इंटीग्रेट करो वही वैल्यू आएगी. एंड यस, d by dx of log x कितना होता है? कौन बताएगा? 1 by x. बहुत बढ़िया, 1 by x. कौन आंसर कर रहा है? Ayushi. आयुषी. ओके. d by dx of log x is 1 by x. सिंपल है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं. मैथ्स में जहां भी मैथ्स आ गया वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस होता है तो होता है, दैट्स इट. ठीक है, बस इतना फॉर्मूला तुम याद रखना, इससे ज्यादा आई वोंट टेल यू. एंड स्टिल अगर कुछ एक्स्ट्रा याद रखना है तो एक और रूल याद रख लेना, d by dx of u upon v. डिवीजन रूल. जैसे वो प्रोडक्ट था ना, वैसे यहाँ पे डिवीजन रूल है. तो भाई इसका फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक होता है, v du by dx minus u dv by dx divided by v square. आई वॉन्ट से कि अगर तुम्हें याद नहीं रहता नो प्रॉब्लम, आई गारंटी यू कि पूरे फिजिक्स एंटायर कोर्स ड्यूरेशन 12th खत्म होने तक ये कहीं भी यूज नहीं होगा, बट स्टिल मैंने बता दिया जनरल नॉलेज के लिए, अगर किसी को याद रखना है तो रख सकता है. हाउएवर इट इज ऑप्शनल. ओके, तो मतलब कभी अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए, कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए, देखो कैसा, एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, है ना? अब ऐसे सिनेरियो को आप कैसे सॉल्व करोगे, सवाल ये है. समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? हालांकि ऐसे सिचुएशन तुम्हें नहीं आएंगे, जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेली का है, आते रहते हैं ऐसे. बट अगर कभी ऐसा डिफरेंशिएशन आ गया तो ये u अपॉन v का रूल है. तो उसके लिए हमें ये रूल हमारे पास है, v du by dx minus u dv by dx divided by v square. ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जब इसे सॉल्व करोगे तो काफी लेंथी सॉल्यूशन आएगा ना, है या नहीं? Yes. और कुछ भी नीट में ऐसा नहीं आता है जो लेंथी हो. दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स. दैट इज व्हाई ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो याद रखो, नहीं चाहो तो याद मत. ओके, क्या आज की क्लास सबको अच्छे से समझ में आ चुकी है? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है? Anyone has any doubt in today's class? Yes. Hello. No, sir. No doubts. Yes, sir. That's great. Okay, guys, that's it for today. I would suggest you कि आप एक बार उस स्लोप वाले पार्ट को जरूर फिर से देख लेना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And make sure that you don't miss any class from tomorrow, क्योंकि कल से actual physics start होगा. So you will enjoy it definitely. Bye bye guys. Take care. See you again. Have your lunch. Have your dinner.